इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों का स्कोर अभी जेई में बहुत अच्छा नहीं आ रहा है अपने रिस्पेक्टिव कोचिंग्स में या टेस्ट सेंटर्स में, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब शिफ्ट हो जाइए अल्टीमेटली सीईटी की तरफ, क्योंकि सीईटी से भी बहुत ही शानदार कॉलेज मिल सकते हैं। और डेटा भी यही कहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा भले ही 2 साल जेई की तैयारी करते हैं, एडमिशन एक्चुअली कैप राउंड सीईटी से ही लेते हैं। ये 4 टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके लिए क्लास 11th का बेसिक्स चाहिए, मोशन इन अ प्लेन एंड एनएलएम। एक में कटेगा सब में बटेगा। उसके बाद क्या है, आरएमएस वेलोसिटी। इस पे डायरेक्टली सवाल पूछता है, डायरेक्ट सवाल है, वी आर एम एस इज इक्वल टू √3RT/m0। हेलो एवरीवन, गणितंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए आज थोड़ा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के मैकेनिक्स चैप्टर्स के बारे में। पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, क्या डिफ़िकल्ट है, क्या आसान है, क्या बेसिक ज़रूरी है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने मार्क्स आते हैं, इस चैप्टर को करने के लिए 11th का कोई चैप्टर चाहिए क्या, ये सारी चीज़ों का डिटेल्ड बेसिकली एनालिसिस आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, और पर्टिकुलरली उन बच्चों से कहना है जो अभी जस्ट क्लास 12 में गए हैं और जिन्होंने 11th बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, जो बहुत ज़्यादा 10th के अच्छे रिजल्ट के नशे में रह गए बहुत दिन, और जिन्होंने जेई की तैयारी करनी शुरू करी क्योंकि उनको लगा कि हमारा क्लास 10th में 90+ आया है तो हमसे जेई हो जाएगा, बट इवेंचुअली किसी वजह से उनका क्लास 11th का प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया है। बच्चों, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन 11th की अच्छी नहीं हुई है, आप 12 में आ चुके हो, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, और अगर आप महाराष्ट्र जैसे अच्छे स्टेट से आते हो जहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, जो बहुत ही सुपर्ब कॉलेजेस हैं, जहाँ से प्लेसमेंट वगैरह बहुत शानदार होती है, करियर को एक फ्लाइट मिल सकती है, तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अब, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सही रहेगा जेई से सीईटी की तरफ शिफ्ट हो जाना। रीज़न क्या है? रीज़न 2-3 है। सबसे पहली बात है कि जेई में 11-12 का पूरा सिलेबस आता है। 11 के सारे चैप्टर वैसे ही अच्छे होने चाहिए जैसे 12 के होने चाहिए, और मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों का जो 11th है वो बुरा होता है, 12 में बच्चा सीरियस होना शुरू होता है, क्योंकि उसे ये एहसास होता है कि यार 11th एक वेस्ट हो गया, अब 12 में बोर्ड का भी प्रेशर आ गया, 12 में सारे नेशनल लेवल एग्जाम्स भी शुरू होते हैं, तो बच्चा 12 में सीरियस होता है। मेरा बच्चों आपसे ये कहना है कि सीईटी की सबसे अच्छी बात है कि 80% सिलेबस एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र में जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उससे 80% क्लास 12वीं से ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 20% क्लास 11 से आता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे अपने स्टेट में इतने सारे अच्छे कॉलेज हैं कि बाकी बच्चे जेई देकर अगर ये कॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे लिए अगर डोमिसाइल का बेनिफिट है और अगर हम सीईटी के थ्रू जा सकते हैं तो जो कंपटीशन जेई में 16-17 लाख बच्चों का होता है वो महाराष्ट्र में मुश्किल से, जो सिंसियर बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम लिखते हैं, वो मुश्किल से 50-60 हज़ार होते हैं। तो कहाँ 10 लाख सिंसियर जेई देने वाले बच्चे और कहाँ 50 हज़ार सिंसियरली सीईटी देने वाले बच्चे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों का स्कोर अभी जेई में बहुत अच्छा नहीं आ रहा है अपने रिस्पेक्टिव कोचिंग्स में या टेस्ट सेंटर्स में, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब शिफ्ट हो जाइए अल्टीमेटली सीईटी की तरफ, क्योंकि सीईटी से भी बहुत ही शानदार कॉलेज मिल सकते हैं। और डेटा भी यही कहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा भले ही 2 साल जेई की तैयारी करते हैं, एडमिशन एक्चुअली कैप राउंड सीईटी से ही लेते हैं। तो ये एहसास, और मैं अभी इस मई मंथ के बीच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एहसास आपको आज के 4 महीने बाद हो तो वक्त एक्चुअली बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। अभी वो सही मौका है जब आपको सीईटी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, अगर आपकी प्रिपरेशन क्लास 11th में बहुत शानदार नहीं रही है तो। आइए मुद्दे की बात करते हैं सर, मैकेनिक्स चैप्टर्स की। देखो बच्चों, अगर मैकेनिक्स चैप्टर की बात करो तो क्लास 12 के शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो मैकेनिक्स हैं, रोटेशनल डायनामिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, केटीजी है, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड वेव ऑप्टिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स चैप्टर्स हैं, मैं पहले ही कह दूं, ये सच में हमारे सिलेबस के सबसे मुश्किल चैप्टर्स हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं चैप्टर्स में होती है जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। बट मैं साथ में एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भले ही इस चैप्टर्स मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल है। यही वो चैप्टर्स है जो आपके मार्क्स को, सीईटी के मार्क्स को फिजिक्स में 99 परसेंटाइल से ऊपर लाएंगे। यही वो चैप्टर है जो आपके रैंक सही करेंगे। कॉलेज इसके बिना भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे बेहतरीन कॉलेज के लिए ये चैप्टर अच्छा होना ज़रूरी है। एक बात बताओ यार, जो सब कुछ आसान कर रहा है वो कभी भी किसी का रैंक डिसाइडर कैसे हो सकता है ना? रैंक तो डिसाइड तब होगा ना जब बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे, तुमने सिर्फ किया है। इसलिए आज चर्चा सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स के चैप्टर्स की होने वाली है। मैं कुछ बातें आपसे कहता हूं, जैसे कि पहला चैप्टर हमारा है रोटेशनल डायनामिक्स, पहला है, सब कर लेते हैं।
रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जीटा बैच में हमने ये दोनों चैप्टर अभी खत्म किया है और ये दोनों सच में डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, लेंदी भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, 11th के भी कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। अब हर टॉपिक वाइज मैं बता दूंगा कि 11th के कौन से चैप्टर किस में चाहिए होता है, किस में इसका यूज होगा, बाकी सब जिक्र होगा। लेकिन अभी मोटा मोटी जो बात है कि दोस्त मैकेनिक्स चैप्टर डिफिकल्ट होते हैं। शुरू के चैप्टर जो हैं वो मैकेनिक्स चैप्टर्स हैं। मैकेनिक्स के चैप्टर्स जो हैं वो रैंक डिसाइड करते हैं। 99 परसेंटाइल फिजिक्स में जब ज़्यादा जाओगे तो उसके लिए ये चैप्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स डिफिकल्ट चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिफिकल्ट चैप्टर, केटीजी एक इजी चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स मीडियम लेवल का चैप्टर है, ऑसिलेशंस मीडियम लेवल, सुपरपोजिशन, वेव ऑप्टिक्स सब बच्चों को जनरली डिफिकल्टी लेवल में मीडियम ही आता है, मॉडरेट आता है। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्या है कि ये जो केटीजी और थर्मोडायनामिक्स है भाई साहब, इसके बारे में बताऊं, फिजिक्स में पढ़ोगे 2 चैप्टर, पढ़ोगे एक जगह, फायदा मिलेगा 2 जगह। बिल्कुल सही सुना आपने। ये 2 चैप्टर जो हैं केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, ये एक्चुअली ऐसे ही फिजिक्स में भी हैं, केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में भी यही चैप्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि पढ़ोगे यहाँ एक जगह, फायदा मिलेगा 2 जगह। इसलिए बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ केटीजी और थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने का। एक चैप्टर से 2-2 सब्जेक्ट में सवाल आने वाले हैं, तो पढ़ोगे एक जगह, फायदा मिलेगा 2 जगह। और ये इजी और मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं वो इसके शुरू में ही आते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैं बताऊंगा कि क्यों डिफिकल्ट है, क्या क्या ज़रूरी टॉपिक है उसमें से, जिसमें से हमेशा हर साल सवाल रिपीट हो रहे होते हैं, क्या बेसिक ज़रूरी है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स, ओहो हो, हर बच्चे के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला भाई रोटेशनल डायनामिक्स। मैं बताऊं, रोटेशनल डायनामिक्स एक बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग है, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग है। बट अगर आप पिछले 5 साल के सीईटी के पैटर्न देखोगे, और मैं ये बात हमेशा कह रहा हूँ बच्चों, पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है भाई। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि उस चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के सवाल पूछा जा रहा है। बहुत देखो, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और ये सब वीडियोस आपके स्मार्ट स्टडीज़ में पक्का हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों के सवालों का ट्रेंड क्या है। और हम लोगों ने एक्चुअली 2021 से 2025 तक 5 सालों के सीईटी के सवाल राइट एंगल बैच में किए हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता है कि अब याद हो गया है कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक पे सबसे ज़्यादा सवाल हर साल आ रहा है। बच्चों मैं बताऊँ, रोटेशनल डायनेमिक्स में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब पूछते, इससे भर भर के पूछते हैं। और उसमें बताऊं, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, बस उसमें से भी सबसे जरूरी टॉपिक यही 4 वाले हैं। रिंग, डिस्क, किसका पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। मैक्सिमम जो सवाल मिलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बच्चों, ये इसी 4 टॉपिक पे मिलने वाले हैं, इसी 4 टॉपिक पे। अब कभी कभी जो है वो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर भी ले लेता है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, तो बेसिकली डिस्क और रिंग जैसा ही होता है। हाँ, उसके बाद दूसरा क्या है, रोलिंग इंक्लाइंड प्लेन पे, जिससे बड़ा फेमस इक्वेशन आपने देखा होगा कि सर v इज इक्वल टू √2gh बाई 1 + I/mr²। खूब सारे सवाल होते हैं इस पर, खूब सारे सवाल होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक क्या है रोटेशनल डायनामिक्स में, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे इंपॉर्टेंट 50% पूरे चैप्टर का वेटेज। फिर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, फिर काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। और पर्टिकुलरली से बताऊं, वो जो फॉर्मूला है ना कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L²/2I, ये वाला सबसे ज़्यादा काम का है आपके लिए, रिलेशन। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एग्जांपल। सबको पता है कि अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क पूरे सिस्टम पे अगर 0 लगता है तो उसका जो इनिशियल I1 ओमेगा है वही फाइनल I2 ओमेगा 2 में होता है। एक डिस्क घूम रहा है, दूसरा डिस्क रेस्ट पे है, घूमता हुआ डिस्क रेस्ट वाले डिस्क को घूमते हुए डिस्क के ऊपर रख दिया। बताओ अब दोनों साथ कितना घूम रहे हैं, कितने स्पीड से घूम रहे हैं। अरे भाई जब घूमना ही लिखा है तो क्यों ना साथ में घूमे। ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो रोटेशनल डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये 4 टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए क्लास 11th का बेसिक्स चाहिए, मोशन इन अ प्लेन एंड NLM। सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, इन चीज़ों का जिक्र बार बार होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं 11th के जो इस चैप्टर को समझने के लिए 12 में ज़रूरी है, और उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन और NLM।
गॉट इट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओहो हो, जिस चैप्टर का नाम सुन के माथे पे पसीने आती है, धड़कनें बढ़ती हैं, सब कुछ बुरा बुरा लगता है बच्चों को, वो चैप्टर है। बट मैंने क्या कहा है, अगर एक बार आपने ये पैटर्न समझ लिया कि किस चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है, कितनी बार पूछा जा रहा है, क्या क्या ज़रूरी है, क्या पढ़ना मस्ट है, क्या पढ़ना कम ज़रूरी है, बहुत सफ़र आसान हो जाता है। सबसे पहले बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सबसे ज़रूरी, अभी हमने जीटा बैच ख़त्म किया कल, सबसे ज़रूरी है सरफेस टेंशन। और मैं ईमानदारी से बताऊं, सरफेस टेंशन में पर्टिकुलरली दो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है पहला स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप्स और साहब दूसरा है कैपिलैरिटी। ये दो टॉपिक मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए सरफेस टेंशन में। उसके बाद कंटिन्यूटी बर्नौलिस की इक्वेशन, और कई बार सवाल जो पूछते हैं ना सीईटी में, वो मैक्सिमम सवालों में कंटिन्यूटी और बर्नौलिस थ्योरम दोनों ऐड कर देगा आपके लिए। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, डायरेक्टली फार्मूला शायद बच्चों को याद भी होगा, Vt इज इक्वल टू 2/9 r²g/eta इंटू रो एस माइनस रो एल। टर्मिनल वेलोसिटी नहीं याद है ना, सच बोलना नहीं याद है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, वेंचुरीमीटर क्या होता है, इस पे भी खूब सारे सवाल आते हैं भाई साहब, खूब सारे सवाल आते हैं। तो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में ज़रूरी टॉपिक क्या क्या है, सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन, कंटिन्यूटी बर्नौलिस थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। अब है कि सर बताओ क्लास 11th का ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है ज़रूरी है। देखो मैं कोई चैप्टर का नाम तो नहीं लिखा हूँ, बट मैं बेसिक इतनी बात कह रहा हूँ कि बेसिक्स के लिए ज़रूरी है आपका क्लास 9th या 10th में जो आपने पढ़ा है, 9th में एक्चुअली, जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, एक यूनिट के प्रेशर को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, एक मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एक लीटर में कितना मीटर क्यूब है, एक मीटर क्यूब में कितना लीटर है, ये सब बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है सर, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होता है। मैंने लेक्चर में बहुत पहले लेक्चर में, पता है जब जीटा का बैच मैंने शुरू किया था, सो पहले लेक्चर में मैंने टॉपिक नहीं शुरू किया था, पहले मैंने कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताया था। मैंने बताया था उसमें कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, डेंसिटी को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये पहला लेक्चर जीटा का सिर्फ मैंने बेसिक्स पे लिया है, टॉपिक मैंने शुरू ही नहीं किया था, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए ये बेसिक्स आपका आना ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बच्चों, केटीजी। आसान चैप्टर, हर किसी को आसान लगता है। केटीजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। भर भर के सवाल आते हैं, यकीन करो। रेट ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू सर सिग्मा ए T⁴, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। भर भर के सवाल आते हैं। कई बार तो सवाल स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन से जोड़ देता है किरचॉफ्स लॉ ऑफ, वो जो है ना किरचॉफ्स लॉ वाला, उससे जोड़ देता है एक्चुअली, या विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से जोड़ देता है। सो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन सबसे ज़रूरी। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, जी हाँ वही PV इज इक्वल टू nRT जो केमिस्ट्री में रट रहे हो हमेशा, PV इज इक्वल टू nRT। डायरेक्टली इसी पे सवाल आ जाता है, कहीं प्रेशर निकाल लो, कहीं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कहीं ऐसा पूछता है 2 कंटेनर है जी, दोनों का बीच का वाल्व ओपन कर दिया, गैसेस फ्लो करना शुरू कर दिए, बताओ फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा। करना है बेसिकली PV इज इक्वल टू nRT। फिर ज़रूरी है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक में कटेगा सब में बटेगा। उसके बाद क्या है RMS वेलोसिटी, इस पे डायरेक्टली सवाल पूछता है, डायरेक्ट सवाल है VRMS इज इक्वल टू √3RT/m0। तो जरूरी टॉपिक क्या क्या है, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, आइडियल गैस इक्वेशन, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और जब मैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैं बता चुका हूं, साथ में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ऑलरेडी ऐड हो गया है। तभी तो इंटरनल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है F/2 nRT या फिर N × CV × ΔT चेंज इंटर एनर्जी, ये वहीं से आएगा ना फिर। क्लियर। और RMS वेलोसिटी, इस पर भी खूब सवाल आते हैं। और अच्छी बात क्या है कि इस पर सवाल जो आते हैं वो आसान होते हैं, √3RT/m0 पे। ठीक है, हाँ जी अब समझिए मेरी बात। थर्मोडायनेमिक्स, सर थर्मोडायनेमिक्स की बेसिस की बात करोगे तो इसका देखो बेसिक मैंने क्या लिखा है केटीजी। तो बच्चों अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो डायरेक्टली जंप मत करना थर्मोडायनेमिक्स पे, पहले करना केटीजी करना, फिर करना थर्मोडायनेमिक्स, बहुत फ़ायदा होगा। केटीजी में जो भी बातें आपने पढ़ी होगी ना उसका बहुत फ़ायदा होगा। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में पर्टिकुलरली जो 3 इक्वेशन होते हैं ना, जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन है, एडियाबैटिक, आलिया भट्टिक। एडियाबैटिक में सर PV का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
टी वी का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सर टी का पावर गामा पी का पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो डिफरेंट प्रोसेस है, आइसोथर्मल में क्या होता है वर्क डन, एडियाबैटिक में क्या होता है वर्क डन का फार्मूला, आइसोबेरिक में क्या होता है वर्क डन का फार्मूला, ये जो है वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड, अलग अलग प्रोसेस में इस पे ही आधा चैप्टर खत्म हो जाता है। डिफरेंट प्रोसेस एंड एक्सप्रेशंस फॉर चेंज इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड एंड वर्क डन, यही जरूरी है सब प्रोसेस के लिए। फिर हीट इंजन एंड हीट पाइप जो लास्ट ने पूछा है, और उसका पूछता है बस एफिशिएंसी वाला सवाल। उसके बाद एरिया अंडर कर्व, कई बार आपको देखा हुआ क्वेश्चन होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, इसके अंदर का एरिया निकालना है और वही देता है वर्क डन। तो एरिया अंडर कर्व वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मैंने आपको कह दिया कि इसके लिए बेसिक्स क्या चाहिए साहब, KTG का बेसिक्स चाहिए। हाँ जी, ऑसिलेशन एक नया सेगमेंट, और अगर ऑसिलेशन समझ में आ गया तो इसके बाद जो है सुपर पोजिशन ऑफ वेव, उसके बाद जो वेव ऑप्टिक्स है वो पूरा समझ में आएगा। पढ़ोगे एक जगह, फायदा मिलेगा 3 चैप्टर में। ऑसिलेशंस में सबसे ज़्यादा काम का चीज़ क्या है, शुरू का एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देख कैसा लग रहा है, सुन कैसा लग रहा है, कभी पुराने जन्म में सुना था इसको। एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, खूब पूछता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड बड़ा फेमस टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज 2 पाई अंडर रूट m बाई के, खूब सवाल आते हैं इस पे। सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, खूब सारे सवाल इस पे आते हैं। एंड लास्ट में एक जरूरी है कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये आगे के लिए भी काम आता है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसके लिए जो बेसिक्स है वही है जो रोटेशनल डायनामिक्स के लिए है। क्या है, मोशन इन अ प्लेन एंड एनाटॉमी। क्लियर है, ये जरूर करना, क्योंकि ये करोगे तो ये हो जाएगा। इसके लिए देखो बेसिक्स क्या लिखा है मैंने, सुपर पोजिशन ऑफ वेव के लिए जो बेसिक्स है वो एक्चुअली ऑसिलेशन ही चैप्टर बेसिक्स है। इसके पहले वाला जो बेसिक है, इसके पहले चैप्टर जो पढ़ोगे तो हमेशा पैटर्न में पढ़ना, पहला ऑसिलेशन, फिर सुपर पोजिशन और फिर वेव ऑप्टिक्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में जरूरी टॉपिक सबसे ज़्यादा जरूरी सर ऑर्गन पाइप, सबसे ज़रूरी ओपन पाइप, क्लोज्ड पाइप, खूब सारे पूछते हैं सवाल। ओवरटोन, ये हार्मोनिक्स, खूब सारे सवाल आते हैं। फिर वाइब्रेशंस ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2 L/T/μ, वो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसी कहीं कहीं सोनोमीटर वायर लिखा जाता है। ये टॉपिक आपके लिए बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोनोमीटर वायर। हाँ जी, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जो नॉर्मल इक्वेशन अपना है, जो किसी भी वेव का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, यही वाला सेम। उसके बाद जो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है, कई सारे सवालों के इंटरमीडिएट स्टेप्स में काम आते हैं ये फॉर्मूला। सर फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो क्या क्या सबसे, और देखो जो मैंने ऐसे डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखा है, जो सबसे जरूरी है वो ऊपर, फिर उसके नीचे ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और फेज डिफरेंस में रिलेशन, ये जरूरी है। इसका बेसिक्स क्या है, इसके पहले वाला कौन सा, सर ऑसिलेशन। एंड लास्ट मैकेनिक्स की बात करते हैं सर वेव ऑप्टिक्स के बारे में। वेव ऑप्टिक्स में देखना इसका बेसिक्स है इसके पहले वाला चैप्टर, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। इसलिए मैंने कहा पैटर्न फॉलो करना, सीक्वेंस फॉलो करना इन 3 चैप्टर का। क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट सर YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा, सर क्या फ्रिंज विड्थ पे खूब सारे सवाल आते हैं। मैं बताऊँ, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल है फ्रिंज विड्थ के सवाल, बीटा या x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सर पोलराइजेशन वाले सवाल खूब पूछता है ब्रिस्टल्स लॉ पे। उसके बाद मेलस लॉ, जो आपने देखा भी होगा कि सर I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस पर भी सवाल आते हैं। एंड उसके बाद डिफ्रैक्शन। आई नो डिफ्रैक्शन काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक होता है और ये बात पेपर सेट करने वालों को भी मालूम है, इसलिए डिफ्रैक्शन पे हमेशा इजी ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन। कहाँ पे सेकेंडरी मिनिमा बनेगा, कहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा, कई बार तो बस यही पूछता है, मैक्सिमम सवालों में यही पूछता है कि जो सेकेंडरी मिनिमा है उसका विड्थ क्या आएगा, तो भाई साहब 2 लैम्डा D बाय स्मॉल है, यही पूछता है। डिफ्रैक्शन डिफिकल्ट चैप्टर है, बच्चों को समझ में नहीं आता है और ये बात उनको पता है, इसीलिए वो हमेशा आसान ही क्वेश्चन डालते हैं इसमें से डिफ्रैक्शन से। तो भले ही डिफ्रैक्शन आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन बस फार्मूला भी याद कर लिया तो CET के सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपसे। हाँ जी, जैसा कि बच्चों पता है जीटा में हमारा PCM जो है, तीनों सब्जेक्ट हमने इन्वॉल्व किया है इसमें, और जीटा बैच एक्चुअली हमारी सबसे ज़्यादा खास बैच है, हम सबकी सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये एक्चुअली ईयर लॉन्ग कोर्स है।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के 2 महीने में आत्मा जागती है, सर हमारी प्रिपरेशन जेईई की तो नहीं हो सकी, हम सीईटी पे शिफ्ट करें, तो सर क्रैश कोर्स कर लेते हैं। बच्चों, अगर शिफ्ट होना है तो आपके लिए ये बैच सबसे पैरामाउंट है, सबसे ज़रूरी है। और हमने अभी फिजिक्स में इसमें एक्चुअली 2 चैप्टर ख़त्म कर लिया है, रोटेशनल डायनेमिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जो सबसे 2 डिफिकल्ट चैप्टर है मैकेनिक्स के, वो हमने अभी खत्म किया हुआ है। इसके लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। इसमें कंप्लीट पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों चैप्टर है। और ये एक्चुअली सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि सबसे लंबा चलने वाली बैच है, सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन की बैच है, इसलिए हम इसमें बहुत जाते हैं धीरे धीरे। जो बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं करी है 11th में अच्छे से, जिनकी फंडामेंटल ठीक नहीं है, उनको भी पक्का समझ आ जाती है, क्योंकि हम बहुत धीरे जाते हैं। वक्त हमारे पास बहुत होता है इस बैच के लिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी शंका हो, कोई भी तकलीफ हो, गणितंक जैसा कि आपको पता है हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।